नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। मैं बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम अमेरिका के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। और कल हमने राष्ट्रपति और एवं उसके मंत्रिमंडल का अध्ययन किया था, और आज हम पढ़ेंगे अमेरिकी कांग्रेस एवं प्रतिनिधि सदन। अब जो अमेरिकी कांग्रेस है उसके बारे में हम देखते हैं कि अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे वो इस बात पर तो सहमत थे कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का निर्माण किया जाएगा या किया जाना चाहिए। जब शुरू में परिसंघ का निर्माण किया गया तो उस समय एक सदनात्मक व्यवस्था रखी गई, लेकिन वो जो प्रयोग था वो असफल सिद्ध हुआ। लेकिन जब नया संविधान बना तो उन्होंने संघात्मक शासन प्रणाली रखी, तो उसके अंतर्गत ये जरूरी था कि जो व्यवस्थापिका है वह द्विसदनात्मक होना आवश्यक है। अब इस बात पर आम सहमति होना एक समस्या थी कि दोनों जो सदन हैं उनके संगठन का आधार क्या रखा जाए, और अंत में इस बात पर सहमति बन गई कि जो निचला सदन है, प्रतिनिधि सदन है, उसका निर्माण तो जनसंख्या के आधार पर हो, तथा उच्च सदन जो सीनेट है उसका निर्माण संघीय इकाइयों की समानता के सिद्धांत के आधार पर हो। अब अमेरिका में कांग्रेस में यदि सीनेट संघीय सदन है तो प्रतिनिधि सदन जनता का सदन है जो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। और जो संविधान का प्रथम अनुच्छेद है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो व्यवस्थापन शक्ति है वो एक कांग्रेस में निहित होगी, और उसके जो सदन होंगे वो एक सीनेट होगी और एक प्रतिनिधि सदन होगी। तो कहने का अर्थ यह है कि जो समस्त व्यवस्थापन शक्ति है वो कांग्रेस के दोनों सदनों में निहित की गई, सीनेट और प्रतिनिधि सदन में। अब हम आगे देखेंगे प्रतिनिधि सभा का संगठन। जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं वो जैसे भारत में अपने यहाँ पे लोकसभा है तो वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र प्रणाली से चुने जाते हैं, यानी एक क्षेत्र से एक सदस्य का चुनाव होता है और वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर चुने जाते हैं। और अमेरिका में भी 18 वर्ष के प्रत्येक जो स्त्री पुरुष है उनको मताधिकार प्राप्त है, और मतदाता बनने के लिए वहाँ ये आवश्यक है कि उस राज्य में व्यक्ति कुछ समय तक रहा हो। अब यह अवधि भी उन्होंने अलग अलग निश्चित की है, किसी में 6 महीने है, किसी में 1 साल है, किसी में 1.5 साल है। तो इस तरह से ये अधिकतम 2 वर्ष रखी गई है कि वह उस राज्य में 6 महीने से 2 वर्ष तक रह रहा हो। और देशद्रोहियों को और पागलों को जो मताधिकार से वंचित किया गया है। और 1964 और 1965 में जो अश्वेत लोग हैं यानी काले जो लोग हैं उनको भी वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। अब हम उसकी रचना देखें तो ये है कि संविधान में कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा का जो प्रत्येक सदस्य है वो कम से कम 30,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी 30,000 पर एक प्रतिनिधि होना आवश्यक है। अब प्रत्येक राज्य के द्वारा कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य भेजा जाएगा। इसका अर्थ है कि जिसकी जनसंख्या अगर 30,000 से भी कम है तो भी उसको कम से कम एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। और जब 1961 की जनगणना हुई थी तो उसके आधार पर प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 435 निश्चित कर दी गई थी। और इन सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, यानी कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, और कार्यकाल इनका 2 वर्ष होता है। और सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह उस राज्य का नागरिक हो तथा उस क्षेत्र का निवासी हो जहाँ का वह चुनाव लड़ रहा है। अब जो चुनाव क्षेत्र हैं उनको बनाने का जो कार्य है वो विधानमंडलों की जिम्मेदारी है। अब इसके लिए जो प्रत्येक सत्ताधारी दल है वह जेरीमैंडरिंग का तरीका प्रयोग में लाता है। और जेरीमैंडरिंग ऐसी प्रथा है जिसका तात्पर्य यह है कि सत्ताधारी दल चुनाव क्षेत्र इस ढंग से निर्मित करता है कि विरोधी दल के जो समर्थक होते हैं वो तो बहुत थोड़े से क्षेत्र में सीमित कर दिए जाएं या सिमट जाए, और जो अपने समर्थक हैं वो अधिक से अधिक क्षेत्रों में इस तरह से फैला दिए जाएं कि थोड़े से बहुमत से ही अपने प्रत्याशी विरोधी